निवेदन करती हूँ। आज श्रीमती महेंद्र कौर सोडी जी की स्मृति में परिचर्चा एवं सम्मान समारोह के रूप में दर्शन शास्त्र की विभागाध्यक्ष मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दर्शन शास्त्र विषय में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाली छात्राओं को श्रीमती महेंद्र कौर सोडी जी की स्मृति में नगद पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। आज का यह विशेष कार्यक्रम उसी संदर्भ में आयोजित है। साथ ही साथ किसी न किसी विषय पे परिचर्चा भी की जाती है। आज की परिचर्चा का विषय है राजनीति में महिलाओं एवं युवाओं की भूमिका, और यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष व गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर मनका खन्ना मैम, प्रतिकुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। आइए सर, मैं आपका भी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। व यहाँ उपस्थित सभी प्रवक्ताओं व छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे हर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। अतः मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर मनका खन्ना मैम, सरदार इंद्रजीत सिंह सर व प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम और मनमीत कौर सोडी मैम मंच पर आएं व दीप प्रज्वलन कर अंकल 1 मिनट रुक जाइए। विभागाध्यक्ष मैम से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पे आकर अतिथियों को सम्मानित करें। मैं प्रोफेसर मनका खन्ना मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही एक पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 10 वर्षों से अपनी माता जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था। मैंने अपने पिताजी की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को आरंभ किया था कि जिस बालिका शिक्षा को लेकर उन्होंने मेरे पर काम किया और अपने व्यक्तिगत जीवन से भी उस चीज़ को मैं पहले भी बताती रही हूँ कि जब उनका विवाह हुआ वो सिर्फ हाई स्कूल थी और उसके बाद उन्होंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, संगीत प्रभाकर किया और लखनऊ की आकाशवाणी और दूरदर्शन की अप्रूव्ड आर्टिस्ट रहीं, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस दिए।
तो ये जो प्रेरणा पारिवारिक रूप से उनके अंदर भी थी, वो उन्होंने अपने बच्चों में भी इनबिल्ट की। तो उनकी स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि कुछ बालिकाएं उनकी प्रेरणा से और आगे बढ़ सकें। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आरंभ किया था। और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर मलिका खन्ना, प्रतिकुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय मैम मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा सहजता और सरलता से आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करती हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज भी बहुत आवश्यक मीटिंग थी, लेकिन आपने उसमें से भी समय निकाला और हमारे नगर आयोग की बहुत ही इनकी इतनी स्पष्ट छवि है और इतने अच्छे से ये लखनऊ शहर को साफ सुथरा रखने में अपना सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लखनऊ स्वच्छता में रैंकिंग 1 पर रहे और हर तरफ केवल सफाई दिखे। अब उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सबको भी सामने से हाथ बढ़ाना पड़ेगा। दोनों तरफ से प्रयास होगा तभी शासन स्तर से काम हो रहे हैं। तो आज वो बहुत बिजी थे, लेकिन हमारे बीच में आए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। हमारे प्राचार्य हमारे अपने हैं, लेकिन उनकी भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। आज उन्होंने भी जाना है, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी और वो भी सहजता से हमारे बीच हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सभी जो ये भी एक परंपरा है शुरू की थी कि जितने भी छात्राएं जो 75% से अधिक अंक ले आएंगी दर्शन शास्त्र विषय में, उनको तो सम्मानित किया ही जाएगा। लेकिन क्योंकि प्राथमिक पाठशाला उनकी घर होता है और घर पे उनके मदर फादर, उनके पेरेंट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर अभी सम्मानित किया जाना है। और उसके साथ ही किसी न किसी विषय पर आप आवश्यक जानकारी लेकर जाएं, इसलिए कोई एक चर्चा का विषय भी रखा जाता है। तो वही एक चर्चा का विषय रखा गया राजनीति में महिलाओं और युवाओं की भूमिका। बहुत समसामयिक विषय है क्योंकि बहुत आवश्यक है। ये डिग्री कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए आप महिला भी हैं और आप युवा भी हैं। तो दोनों जो टॉपिक रखा गया उसमें दोनों तरह से आप लोग के ऊपर सीधे यहाँ पर चर्चा हो सकती है कि हम केवल राजनीति शब्द का जब प्रयोग होता है तो केवल एक ही दिशा में अपना ध्यान ले जाते हैं। लेकिन राजनीति में जैसे अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही देखें तो महिलाओं की भूमिका बहुत सक्रिय रही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी हैं महिलाएं तो बहुत सारी चुनौतियां और बाधाएं भी साथ साथ हैं, बहुत सारी हैं। अभी भी आरक्षण का प्रतिशत जितना है ग्राम पंचायतों में भी हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा उसमें सबसे बड़ा है। तो इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, आपको भी समझ होनी चाहिए। और जब तक कि अच्छे लोग निकल करके राजनीति में भी नहीं आएंगे तब तक हम एक बेहतर प्रशासन की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें उम्मीदें बहुत रहती हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ने की बात है तो हम पीछे अपने कदम हटा लेते हैं। तो राजनीति ऐसा विषय नहीं है, राजनीति एक समावेशी विकास की ओर लेकर के जा सकता है अगर अच्छे लोग भी उसमें जाते हैं। और युवाओं में बहुत सृजनशीलता है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं, नई ऊर्जा है। और महिलाएं जहाँ पर होंगी वहाँ पर ये माना जाता है बहुत संवेदनशीलता भी रहेगी। महिलाएं जहाँ रहेंगी वहाँ अनुशासन भी रहेगा। तो अगर राजनीति में महिलाओं का भी आगमन हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में, अभी महिलाएं हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं, तो इसलिए महिलाओं और युवाओं दोनों की भूमिका से बहुत समावेशी विकास की और विकसित भारत की ओर जो हम देख रहे हैं वो दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी विषय को चुनते हुए आज हमारे बीच में इससे बेहतर व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस विषय से भी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर मलिका खन्ना मैम। तो आज इसीलिए ये विषय रखा गया। तो मैं ब्रीफ में अपनी बात मैंने कही है कि हम लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं इस निमंत्रण पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल छात्राओं का मार्गदर्शन किया वरन समाज के अनेक विषयों पर अपना गहन चिंतन भी प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मलिका खन्ना मैम वर्तमान काल में आप लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति के रूप में कार्यरत हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। आपका अध्ययन क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व महिलाओं से संबंधित समस्याएं। आपने अपने अनेक लेखों के माध्यम से उन समस्याओं को उजागर भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर आज की परिचर्चा के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करें व सभागार में उपस्थित सभी को अपने बहुमूल्य विचारों, अनुभव व दृष्टिकोण से प्रेरित करें।
आज के विशिष्ट अतिथि सरदार इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ की प्राचार्य मंजुला उपाध्याय जी, संयोजक डॉक्टर मनमीत कौर जी और सभी जो शिक्षक और छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष और गर्व का विषय है कि एक ऐसे कॉलेज में बोलने का मौका मिल रहा है जिसको शायद मैंने पहली बार अंदर से देखा है। और यहाँ इतनी सारी बालिकाएं हैं, ऑल एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स, जो कि विषय अलग अलग चाहे पढ़ रही हूँ, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देख के, एक यूनिफॉर्म में एक डिसिप्लिन देख के, ये चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि हम लोगों ने 35 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जहाँ हम लोग को इतने बड़े ग्रुप में सिर्फ लड़कियाँ नहीं दिखती। धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। डेफिनेटली कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ लड़कियों की संख्या अब लड़कों से कहीं ज़्यादा हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इस समय मोस्टली डिपार्टमेंट्स में द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर आउट नंबरिंग। तो इसमें ऐसा लगभग बैलेंस आ जाता है। कहीं कहीं लड़कों की तादाद बराबर है, कहीं लड़कों की तादाद कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक रिफ्लेक्शन डिफरेंट है, जहाँ 100% हमको सिर्फ गर्ल्स मिल रही हैं। तो ये टॉपिक मैम का बहुत ही समसामयिक ज़रूर है, लेकिन साथ में जब आप यूथ भी हैं और गर्ल्स भी हैं तो आपके लिए वो अप्रोप्रिएट एक टॉपिक रहता है। लेकिन कार्यक्रम का सबसे अहम भाग जो मुझे लगा इससे जुड़ा हुआ वो ये है कि आप एक माँ की याद में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक माँ आप ही के जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो जो भावना जुड़कर आती है, या जो पेरेंट्स साथ में आए हैं अपने बच्चों के अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करने के टाइम या उनको सेलिब्रेट करने के टाइम, उन सब के लिए भी हमारे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत लंबा समय ना हो, लेकिन लंबा बोलने में काफ़ी बार आप ट्रक्स को भी मिस कर जाते हैं। ये कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक आपने हमें दिया है वो उस पर तो हम लोग एक पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। पॉलिटिक्स, स्टेट एंड वुमेन करके इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्टडीज़ में एक पेपर है जो 1998 से लगातार हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको उस पर कुछ भी पढ़ना होगा तो आई कैन टीच यू फॉर फुल 2 सेमेस्टर्स। लेकिन यहाँ सिर्फ छोटा से जो पॉइंट्स हम लेना चाहेंगे, बिकॉज भाषण सुनना बहुत बोरिंग होता है, इसलिए हम लोग भाषण नहीं देंगे। सिर्फ जो मैम ने कहा उसी से आगे लग के चलेंगे कि 2 चीज़ें पॉइंट वाइज अगर हम लोग उसको लें, कि हम लोग 2 तरह से इसको, उस टॉपिक को आप सोच सकते हैं कि भागीदारी महिलाओं की और युवाओं की, इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो हम लोग ये कहेंगे कि हमें अगर अपने देश की तरक्की चाहिए, जैसे मैडम ने कहा कि इंद्रजीत जी हमारे लखनऊ को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। आप पंजाब से आए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर आए और हमारे देश को, साथ में प्रदेश को और फिर शहर को आप सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा नहीं है, मैं क्यों करूँ। इन्होंने ये सोचा कि मेरी पोस्टिंग यहाँ है, मेरा ये कार्य है, तो मुझे इस कार्य को करना है। लेकिन साथ में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम लोग सबकी आती है कि हम जो चीज़ कही जा रही है सरकार कह सकती है, कर नहीं सकती। सफाई नहीं करेगी सरकार आके, सरकार वहाँ पे सुबह एक स्वीपर को भेजेगी जो सड़क को साफ करे, लेकिन जैसे ही वो जाता है और हम अपना कूड़ा वहीं डाल देते हैं, या लाख बार सरकार समझा ले कि नगर निगम के आने वाले व्यक्ति को ही आप अपने कूड़े का पैकेट दें, आप नहीं देते तो काम नहीं हो सकता। शहर उतना ही गंदा रहेगा, और फिर हम ही जब शाम को तैयार होके किसी शादी, किसी पार्टी के लिए जा रहे होंगे तो कहेंगे कितना गंदा है। यही अप्रोच रहती है हमारी, क्या सड़क पर लोग फेंक देते हैं, किसी को सेंस नहीं है। लेकिन आप वो समय भूल जाते हैं जिस समय 10 बजे आप अपने ऑफिस के लिए निकले और आपने एक पैकेट उठाया और उछाल दिया गाड़ी से बाहर, ये सोचकर कि ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो सड़क है। सेम वे अगर हम लोग उसको अप्लाई करें पॉलिटिक्स के लिए भी, तो राजनीतिक भागीदारी का भी जो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो परिभाषा केवल इलेक्शन में भागीदारी से नहीं है। आपके 3 रोल्स हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। जब हम लोग कहते हैं राजनीति में भागीदारी, तो राजनीति में हमारी भागीदारी तब भी हो सकती है जब हम वोटर हैं, जब भी हो सकती है जब हम कंटेस्टेंट हैं, यानी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं,
और तब भी हो सकती है जब इन दोनों में से कुछ ना करके हम केवल समाज के सदस्य हैं और राजनीति में कुछ सुझाव, कुछ अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो युवा के रूप में देखें, चाहे बालिकाओं के रूप में देखें, चाहे महिलाओं के रूप में देखें, हमारी भागीदारी राजनीति में किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। हो सकता है अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम लीडर बन सकते हैं तो हम चुनाव में खड़े हों, नहीं लगता है कि वो क्षमता अभी हमारे अंदर विकसित है, तो जब इलेक्शन आए तो वोटिंग करने चले जाएं और जागरूकता से वोटिंग करने जाएं, सोच समझ के लिए कि इसके लिए हम वोट कर रहे हैं, किस आधार पे हम वोट डाल रहे हैं, हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, जागरूक नहीं है, तो तीसरा एस्पेक्ट ले कि कम से कम चर्चा करें, समझें, सोचें, सुने, जहाँ अलग डिबेट्स हो रहे हैं, ताकि अगली बार हम जो निर्णय ले रहे हैं, चाहे इलेक्शन के टाइम, चाहे वो 5 सालों में जब सरकार काम कर रही है, तो एक जागरूक नागरिक का तो कर्तव्य हम निभा सकें। तो एज अ सिटीजन, एज अ वोटर एंड एज अ कंटेस्टेंट, 3 भूमिकाएं हमारी राजनीति में हो सकती हैं। लेकिन युवा कहाँ आ गया, जो आपका टॉपिक है, अगर इसको हम लोग पॉइंट वाइज लें कि महिला या युवा कहाँ आ गया, तो क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो बनती है, जैसा मैम ने वर्ड अच्छा यूज़ किया कि हमें समावेशी विकास चाहिए, हमें ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए, और अगर हमें समावेशी विकास चाहिए है, हमें सब लोगों को शामिल करके चलना है, तो युवा के बिना तो कोई नीति नहीं बन सकती, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हम लोग तो अभी हैं, हो सकता है 15 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 5 साल, मतलब वैसे तो ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि किसी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन वी हैव लिव्ड आवर लाइफ। हम लोग जीवन के उस पड़ाव पे हैं जब हमारा कार्य करने का समय भी लगभग ख़त्म हो रहा है, फिर अब हम लोग एक रिटायर्ड लाइफ या आराम करने वाली लाइफ पे आने वाले हैं। सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं होंगे। जो एक्टिव या जिसको हम कहें कि फुल एनर्जी ग्रुप है, वो आप स्टूडेंट्स ही होते हैं, युवा ही होते हैं। 18 से 28 के बीच में हमारी यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट का एज ग्रुप है, और ये जीवन का सबसे एनर्जेटिक पार्ट होता है। 18 से कम उम्र के बच्चे अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई 15-16 साल का भी हो, अगर आपने जल्दी पढ़ाई कर ली है, लेकिन दैट इज़ द फेज व्हेन यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। लेकिन जब आप 18 से 28 या 15 से 25 के बीच का ग्रुप देखिए, तो वो सबसे एनर्जेटिक ग्रुप समाज का है, और इसलिए वी विल एक्सपेक्ट कि आप ही समाज को जो दे सकते हैं, जिस जोश के साथ दे सकते हैं, वो दूसरे नहीं दे सकते। पहला पॉइंट, उसको आई थिंक कहीं आपको कोई क्योंकि परिचर्चा है तो आप पूछ सकते हैं, एलैबोरेट कर देंगे, डोंट मेक इट टू लॉन्ग। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लें, एज ग्रुप एनर्जेटिक है, वो एक चीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जब से हमारे प्रधानमंत्री ने जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब से जात संभाला है, वो लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को हम लोग जियो पॉलिटिक्स में पढ़ाते हैं एज अ फैक्टर, और साथ में जियो पॉलिटिक्स के साथ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पॉइंट लेते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जनसंख्या किस आयु की है और किस दिशा में बढ़ रही है। जैसे हमारा देश है, और अगर अब हम चाइना और जापान से कंपेयर करें, चाइना से कम, जापान से ज़्यादा, वहाँ एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये कैन बी गुड एडवाइजर्स, लेकिन वो उतना एक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाएंगे जितना हिंदुस्तान कर सकता है। तो इस समय आपकी ज़रूरत है समाज को, क्योंकि आप यंग हैं, आपके अंदर एनर्जी है काम करने की, लेकिन साथ में आपको खुद भी ये देखना है कि अभी आप लंबे समय तक इस देश, इस प्लैनेट पे रहने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म योजनाएं आपके सिरे से शुरू होंगी, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हम लोग एक युग में जीकर निकल लिए, हम हो सकता है कि जो सोचते हो ठीक हो या गलत हो, लेकिन हमारे युग के लिए ठीक था। आप लोग आने वाले फ्यूचर को क्रिएट करने वाले हैं,
इसलिए यूथ का रोल स्पेशली इसलिए आ जाता है क्योंकि दे हैव टू प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एक दीर्घकालीन योजना आप बना सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि शायद जो एक उनके पड़ाव से आगे बढ़ चुका है वो कहीं ना कहीं इतना लंबा नहीं सोचेगा। हम लोग सोचेंगे 5 साल के बारे में, आप लोग सोचेंगे 50 साल के बारे में, बिकॉज यू हैव द स्कोप टू ग्रो एंड टू डेवलप। तो वो दूसरा विश्व गुरु होंगे, ऐसा बड़ा सा स्लोगन दिया जा रहा है। हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पार्टी वाइज लाइंस थोड़ी डिफरेंट आ जाती हैं कि विश्व गुरु हम हैं या होंगे या हो सकते हैं। वो तीनों एस्पेक्ट्स को छोड़ दें, नॉन पॉलिटिकली अगर उसको हम लोग देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा देश कम से कम गाइडिंग फैक्टर तो इस समय बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम लोग अपने इतिहास से रूट्स लेकर वर्तमान में उसमें आज के नॉलेज को जोड़कर, टेक्नोलॉजी को जोड़कर नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ अ न्यू थिंग दैट इज़ बीइंग डन। क्योंकि हर युग में हम लोगों ने उस युग के एक जो पर्टिकुलर चीज़ थी उसको टेकअप किया था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है। एक समय था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन कोई पेटेंट नहीं किया था उन्होंने उसको। इसी का रीज़न ये है कि आज भी काफ़ी बार हम लोग को लगता है कि हिंदुस्तान के पास वो ज्ञान नहीं है क्योंकि दूसरों के पास है। आप लोग फिलॉसफी के अगर स्टूडेंट्स हैं, आपने एक लाइन जाकर में पढ़ी होगी जो कहते हैं कि फिलॉसफी बिगिंस या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस। ग्रीक्स का पीरियड देख लीजिए और हिंदुस्तान के फिलोसोफर्स का पीरियड देख लीजिए, उससे कहीं पहले हमारे हिंदुस्तान में वही चीज़ बोल दी गई, प्रचारित कर दी गई, लागू कर दी गई। तो हम पुराने थे, लेकिन गलती क्या कर गए, या शायद इस चीज़ को हम लोगों ने माना ही नहीं कि ज़रूरी है कि ज्ञान को अपने नाम पर पेटेंट करा लेते। अब वही हल्दी के प्रयोग को आप देखिए कि हमारे वेदों तक में लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ कहीं आयुर्वेद की बात आती है, हम लोग हल्दी का इस्तेमाल, तुलसी का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जर्मन्स ने उसको यूज़ करके अपनी होम्योपैथी में लागू कर दिया। दे बिकेम द पायनियर्स। तो ये चीज़ यूथ को आज करनी पड़ेगी कि जो आप सोचें, जो आप नए आइडियाज़ बनाएं, उसको आप आगे संचालित कर पाएँ, अपने नाम पे क्रेडिट ले पाएँ। यू हैव टू बी एक्टिव फॉर दैट। तो वो शायद पॉलिटिक्स में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे सिक्योरिटी में हो, क्योंकि आपके बहुत सारे एनसीसी के बच्चे भी देख रहे हैं यूनिफॉर्म। सो दैट मीन्स यू वांट टू प्लान एन करियर समवेयर इन दी आर्मी, वट एवर विंग्स, आई डोंट नो आपके पास कौन से हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में तो आर्मी विंग ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वी स्टिल डोंट हैव एयरफोर्स विंग इन आवर यूनिवर्सिटी। आपके वहाँ सिर्फ आर्मी होगा, हमारे वहाँ एयरफोर्स है, लेकिन सॉरी नेवी है, एयरफोर्स नहीं है। तो नेवी का भी विंग बहुत बड़ा नहीं है। सो वी आर वांटिंग, इस साल शायद हम लोग उसमें भी कुछ एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो जो यंग लड़कियां आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप देश की सुरक्षा के लिए कुछ सोच रहे हैं, आपके आइडियाज़ बेटर होंगे, आप ज़्यादा सतर्क होंगे, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारी चुनौतियाँ विश्व स्तर पे होती भी देखी हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे आप क्राइसिस देख रहे हैं, वॉर देख रहे हैं, सबने सोचा था कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये दोनों महाशक्तियों का झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया है, अब तो विश्व में शांति रहेगी। आप देखिए 1990 के बाद, आप लोग तो सब उसी समय के बाद की पैदाइश हैं। वी स्टार्टेड टीचिंग इन 1988। उस समय हम लोग ने 2 साल खूब जम के ये कहा कि कोल्ड वॉर ही सारी लड़ाई की जड़ है, और कोल्ड वॉर अगर ख़त्म हो जाए, पूरी थीसिस इस पे लिख देते थे, सारे लेक्चर इस पे दे देते थे। तो जितने पुराने आर्टिकल्स हैं वो आप छुपाने पड़ते हैं कहीं अपने, क्योंकि उसमें लेखन में हम लोगों ने बार बार ये कहा कि सुपर पावर्स की कॉन्फ्लिक्ट ही सारे तनाव का कारण है। 1990 आया, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद हम लोग ने सोचा कि अब तो शांति रहेगी। एक अमेरिका है, लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसका किसी से कंपटीशन नहीं है, तो फिर विश्व में शांति आ जाएगी। आज की स्थिति में आप लोग जी रहे हैं, आप लोग मतलब हम लोग भी जिंदा हैं भगवान, बट जीने का मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था, यू आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर।
वी आर नॉट प्लानिंग सो मच फॉर द फ्यूचर। अब ये जो यूएसएसआर है, इसके विघटन के बाद रशिया एक कॉम्पिटिटर आ गया, उसने अपने से छोटे वाले को यूक्रेन के साथ शुरू कर दिया। आपका अफगानिस्तान वाला मेजर क्राइसिस देखा गया, उसके सिवा आपने देखा सद्दाम हुसैन को मारा जाए, मतलब द होल कॉन्टेक्स्ट वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग पीस, उसकी जगह और ज़्यादा वॉर्स, भयानक युद्ध, और जो एक ये प्रेडिक्शन था कि युद्ध नहीं होगा, हुआ भी तो कुछ दिनों में घंटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े हथियार बन गए हैं कि विश्व पले बड़े हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ये मान के चलते थे ये दोनों लड़ रहे हैं और हम लोग को लड़वा रहे हैं, लेकिन एक खत्म हो गया तो अब सब शांति होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। से लेकर 2024 आ गया, 34 साल में धीरे धीरे करके नए प्रकार के आयाम राजनीति में आने लग गए। तो चाहे आपके देश की राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, हमारे युवा को ये भी सोचना है कि किस आधार पे हमें काम करना है। शांति सिर्फ नेताओं के डिक्लेरेशन करने से, किसी संधि पे साइन करने से नहीं आएगी, हमारी मानसिकता से आएगी। और वो मानसिकता तब बदलेगी जब हमारा यूथ डिफरेंटली सोचेगा। क्यों नहीं, पहले के समय में आप देखिए कि एक ग्रुप होता था जो बिल्कुल शांत रहता था, सिर्फ धर्म कर्म में लगा रहता था। दूसरा ग्रुप होता था जो सोल्जर्स का होता था, सिर्फ प्रोटेक्शन करता था। लेकिन आज हम लोग हर जना दूसरे से लड़ रहे हैं। तो राजनीति में ही नहीं, अपने क्लास में आप लोग भी सब एम्बिशियस लोग होंगे, कुछ होंगे या कुछ नहीं भी होंगे, तो आप लोग का आपस में कंपटीशन रहता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट वाले से कंपटीशन रहता है। लेकिन आप उसको हेल्थी फॉर्म में अगर कैरी आउट करते हैं तो लड़ाई नहीं होती, आप compete करते हैं बेटर करने के लिए। मेरे हाईएस्ट आए हैं अब की बार, तो मैं अपने से compete करूं कि मेरे अगली बार अपने से बेटर आए। जैसे आप जितने लोग आज सम्मानित होने वाले हैं 75% से ऊपर लाएं, तो आप कहेंगे कि अगली बार हम कोशिश करें कि 75 से भी ज़्यादा हम किसी और विषय में प्राप्त कर सकें या किसी और शील्ड में पास कर सकें। जिसके नहीं आए हैं, जिसको आज वो बढ़िया सी शील्ड्स नहीं मिलने वाली हैं, तो आप या कैश अवार्ड नहीं मिलने वाला है, तो आपका गोल होगा कि हम अगली बार 75 तक आएँ। बट उसके लिए आप दूसरे की गर्दन काटें, दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, ये स्पिरिट नहीं होगी। तो यूथ अगर ये सोच ले कि मुझे अपने देश का विकास करना है, उसके लिए मेरा क्षेत्र, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला ही मेरा एरिया नहीं है, मुझे सबके लिए काम करना है, तो दैट वुड बी योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड टू पॉलिटिक्स। पद लेना मेरा मकसद नहीं होना चाहिए। राजनीति में भागीदारी है, इसका ये मतलब नहीं कि हर जना राजनेता ही बनेगा। अगर हर जना राजनेता बनने चलेगा तो किसी में क्षमता होगी, किसी में नहीं होगी। आप लोग फिलॉसफी पढ़ के आए हैं तो प्लेटो ज़रूर पढ़ा होगा। उसने फिलॉसफर किंग सबको नहीं बनाया था। फिलॉसफर किंग वो कह रहा था इतनी लंबे संघर्ष के बाद बनेगा, ना उसके पास परिवार होगा, ना उसके पास संपत्ति होगी, और बिना परिवार और बिना संपत्ति के सिर्फ देश की सेवा करने वाले को वो फिलॉसफर किंग बना रहा है। तो यहाँ हम लोग आपसे इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इसीलिए बेचारा प्लेटो अपनी एकेडमी चलाता रहा, अपने स्वप्न में चलाता रहा, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन उससे कोई किंग नहीं क्रिएट कर पाया। व्हाट माय एडवाइस वुड बी कि एज यूथ या एज गर्ल्स, आपका पहला रोल ये है कि आप सोच पाएँ कि आपको देश को किस रूप में देखना है। उसके लिए आप जिस योग्यता को रखते हैं उस योग्यता तक काम करें। हम लोग सब पॉलिटिक्स में नहीं गए, लेकिन हम लोग ने उसको, अगर आप डिवाइड करें तो 3 रोल्स में अगर आप बांटते हैं तो वी आर गुड वोटर्स। हम जब सोच समझ के वोट करते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। या हम जब कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो हम गाइड कर सकें वोटर को भी, ये हमारा काम हो सकता है। तो एज यूथ, फर्स्ट पार्ट दैट यू कैन डू इज बिफोर द इलेक्शंस, कि आप रजिस्ट्रेशंस बढ़वाइए, व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में लगवाए और जाकर
भागीदारी कर पाए उस प्रक्रिया में। क्योंकि आज बहुत अवेयर हैं हम लोग, आपके वहाँ भी शायद हुआ होगा, मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोग्राम चलता है वोटर अवेयरनेस वीक के दौरान, जिसमें हम कहते हैं कि कम से कम आप रजिस्टर्ड वोटर बनिए। क्योंकि एक समय था, आई डोंट नो आपके युग के बच्चे कम जानते होंगे, लेकिन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग शहर में ग्रो अप किए, इसलिए हम लोग वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट। लेकिन जिस समय हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तो ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ मिले जिन्होंने कहा बिटिया का नाम नहीं लिखवाते वोटर लिस्ट में। आज हमारे घर में कहीं और जाएगी, जब जाएगी तो देखेगी कहाँ वोट डालेगी। बहुत से लोग अपने परिवार को घर में गाँव में छोड़ आते थे, शहर में काम कर रहे हैं तो कह रहे गाँव में कौन लेके जाएगा, लड़की सुरक्षित नहीं होगी कि वो जाए वहाँ पर वोट देने के लिए, इसलिए उसका नाम लिखवाना ही बेकार है। तो ऐसे वाले जो केसेस थे अब कंपैरेटिवली कम हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ आवर यूथ कि वो कम से कम लोगों को अवेयर बनाए कि यू आर अ सिटीजन एंड यू नीड टू वोट। तो आप उसको वोटिंग के बारे में जब जागरूक बनाएंगे, उसका नाम रजिस्टर कराएंगे, जैसे मैम ने कहा बहुत सारी बाधाएं हैं महिलाओं की भागीदारी में। ये पहली बाधा होती थी कि आप वोटर बनते ही नहीं थे, बनाए नहीं जाते थे, आपका नाम ही नहीं लिखाया जाता था। लड़की है मतलब उसका नाम नहीं लिखाया जाएगा, बेटा है उसका नाम लिखाया जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आती थी कि नाम लिख दिया तो ये कहा जाता था लेके कौन जाएगा। पोलिंग बूथ तक जाना, यहाँ शहर में ही ट्रैफिक तो बंद होता ही है उतनी पेरिफेरी में, लेकिन ये सोचा जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं दूर तक छोड़ देगा, कौन चल के जाएगा। फिर आप सोचते सुरक्षा कौन करेगा, लाइन लगेगी, धक्का मुक्की होगी, वोट नहीं करो। सो दोज काइंड ऑफ इश्यूज वर देयर। आई एम नॉट सेइंग कि अभी नहीं है, अब की तो आप देख रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शंस में भी बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे और उसमें महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट जो हमने कहा था स्टेजेस कर दें, पॉइंट कर दें ताकि लंबा ना हो, वोटर अवेयरनेस, रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, ये एक पार्ट है। लेकिन उसके बाद आता है कि जब आप वोटर बन गए, आपने मान लीजिए सोच समझ के वोट दे दिया, वो आपका रोल ख़त्म नहीं हो जाता। आपका रोल तब भी है जब सरकार काम कर रही है, योजनाएं बना रही है। तो इलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो 5 सालों में भी यूथ हैज सोर्सिंग की बात करते हैं। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है कि सबके विचार लो, एक क्राउड, एक भीड़ में से विचारों को मंगाइए और उसको लागू करिए। सरकार इसको अब इनकरेज कर रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस बात को इनकरेज कर रही है कि यूथ अपने विचार दें। अगर आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटी तो उसमें काफ़ी हद तक हर ओकेजन में इन चीज़ों को शामिल करती जा रही है। आप भी यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हैं, महाविद्यालय कैंपस अलग हो सकता है लेकिन यूनिवर्सिटी पॉलिसी सेम है। हम लोग चाह रहे हैं कि यूथ हमारी हर कमेटी का मेंबर हो, चाहे वो एंटी रैगिंग कमेटी हो, चाहे वो हमारी कल्चरल कमेटी हो, स्पोर्ट्स कमेटी हो। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल पे स्टूडेंट भागीदारी करता है टीचर्स के साथ, ताकि वो अपना विचार व्यक्त कर सके, सुझाव दे सके। एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट कि देश के स्तर पे भी जब आप यहाँ की कमेटीज़ में भाग लेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो कंट्री लेवल पे भी अगर कोई कमेटी बनती है तो वहाँ पर कम से कम आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे सोशल वर्क के प्रयास, ये सब यूथ ने अपने लेवल पे किए। इतना डर था कोरोना का कि लोग घर से नहीं निकल रहे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसने कहा कि भाई ठीक है हॉस्टल्स बंद हो गए लेकिन किचन अवेलेबल है, किचन अवेलेबल है। और हम लोग जैसे कुछ टीचर्स जो अगल बगल रहते हैं पर पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बंद था जिस समय कोरोना था। वो तो आप लोग सबके पीरियड आपकी आंखों के सामने का है। सड़कों पे ट्रैफिक नहीं था, पैदल चलना भी बहुत कम लोग कर रहे थे, लेकिन जो कर सकते थे तो अगल बगल के टीचर्स गए और उन्हीं किचन में जो 2-4 वर्कर्स अगल बगल के थे उनको पकड़ के हम लोग ने खाना पकवाया और उसको स्लम एरियाज तक भिजवाया। तो ये जो काम हम लोग ने किया वो उस समय तो लग रहा था कि हम लोग मरने ही वाले हैं, क्योंकि लग रहा था कोरोना कभी जाएगा नहीं और पता नहीं 1 महीना 2 महीना कितने दिन हम लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, नोबडी विल सर्वाइव। लेकिन वो छोटे छोटे जो काम
यूथ ने हम लोग के साथ किए, नाउ दो सेम स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट एंड सर्विंग इन सोसाइटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक एक्सपीरियंस गेन किया, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। किचन में बचा हुआ थोड़ा सा अनाज था, 1-2 कुक्स थे या 3 कुक्स थे हम लोग के पास, बाकी हम ही लोग थे। तो हम लोगों ने सोचा जितना आता है उतना पका लेंगे, चावल आटा रोटी तो बनाना अपने घर में सभी को आता है, एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड। और फिर धीरे धीरे करके कुछ स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह गए थे, अपने घर नहीं जा पाए, उसमें ज़्यादातर हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो नहीं जा पाए थे। तो हमारे पास अफ्रीका के, अफगानिस्तान के, कजाकिस्तान के जो बच्चे थे वो भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ नहीं तो पैकेजिंग करने में हम लोग की मदद करते थे, एंड वी स्टार्टेड विद दैट। आज की डेट में वही बच्चा कहता है कि कुछ और नहीं तो हमने प्रशासन सीख लिया, कैसे लाइन लगाई जाती है, कैसे बंटवाया जाता है, कैसे अपने को प्रोटेक्ट करके दूसरे की सेवा की जा सकती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए एज यूथ। आप सोचिए तो कि समाज में हम क्या कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। राजनीति केवल इलेक्शन तक सीमित मत रखिए। राजनीति का मतलब है सरकार की कोई भी योजना है उसमें हम अपनी भागीदारी कर सकें, तो वो आपके यूथ का सबसे ज़्यादा रोल है। गर्ल्स पर्टिकुलरली, क्योंकि टाइम मैम को भी निकलना है, तो वी हैव टू कवर अप। आई जस्ट कवर अप फ्यू पॉइंट्स देयर कि 3 चीज़ें वुमेन के रिलेटेड या गर्ल्स के रिलेटेड कह रहे हैं कि आपके 5 ईयर प्लान्स में हम लोग के 3 चरण रहे हैं। पहले वुमेन वाज ट्रीटेड एज अ बेनिफिशियरी, देन शी बिकेम अ पार्टिसिपेंट या पार्टनर, एंड नाउ शी इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ये स्पिरिट आपके अंदर भी आनी है कि हम महिला थे। एक समय में जब हमें आज़ादी मिली और हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो कहा गया महिला, बच्चे और बूढ़े, इनके लिए कल्याण की योजनाएं बना दे दो। तो एक तरह से मतलब उसको भिक्षा या भीख नहीं कहें, लेकिन दान दिया जा रहा था हम लोग को कि ये महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी, लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, या बच्चे भी नहीं कुछ कर पाएंगे, छोटे उम्र के हैं, और बुजुर्ग हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने हमारे लिए फंड्स दे दिए, इनको कुछ बांट दो। कहीं खाना बढ़ता था, कभी कपड़े बढ़ते थे, कहीं दवाइयाँ बढ़ती थी। वी वर टेकिंग। फिर वो फेज आया 5 ईयर प्लान्स के बाद, यानी कि लगभग 25-20 साल जब हमारे आज़ादी के हो गए, तो 70s में हम लोग ने ये सोचना शुरू किया कि वुमेन पार्टनर क्यों नहीं बन सकती। वुमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि महिला योगदान दे विकास में, जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो एज गर्ल्स, एज वुमेन, आप जो कर सकते हैं, जो योजना है उसमें सहयोग दीजिए। वो फेज के बाद आप 90s में देखते हैं, 20 साल उसमें भी निकले, एंड 90s वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड डेवलपमेंट, महिला और विकास। यानी कि महिला विकास में योगदान भी देगी, खुद कंट्रीब्यूट करेगी, वो लीडरशिप रोल्स में आएगी। दैट इज़ द डिफरेंस। और अब आप लोग जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं, अब उस तरह का डिमार्केशन नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती, ये लड़का है तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि अब वी आर इन दैट स्टेज, आपको इक्वल एजुकेशन मिली है। आपने भी वही डिग्री पास की है जो आपके अलग अलग कॉलेजेस में भाइयों ने पास की होगी। तो आप एक लेवल पे हैं अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में। आप जब नौकरी के लिए कंटेस्ट करते हैं, जैसे इंद्रजीत जी ने जाके IAS का एग्ज़ाम दिया होगा, तो किसी और महिला ने भी वहाँ पर एक एग्ज़ाम दिया होगा, सेम एग्ज़ाम। आप UPSC का पेपर अलग नहीं आता कि लड़कियों का अलग या लड़कों का अलग, या UPPSC का है तो अलग नहीं आएगा आपका, इट इज़ द सेम पेपर। तो व्हेन यू पास एन एग्ज़ाम, यू प्रूव कि आप और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर क्यों भीख लेनी, फिर क्यों किसी का सहयोग लेना। वी शुड मूव अवे फ्रॉम दैट बेनिफिशियरी, वी शुड कम टू पार्टनरशिप। बट अब हमारे ख्याल से समय आ गया व्हेन वी शुड कम टू लीडरशिप, बिकॉज सी आपके वहाँ तो इट्स अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हु आर लीडिंग यू, योर प्रिंसिपल इज अ वुमन, योर ऑर्गेनाइजर्स, योर टीचर्स आर ऑल वुमेन। यूनिवर्सिटी में थोड़ा कॉम्पिटिशन रहता है, यू हैव मेल एंड फीमेल, बट कंपटीशन के बावजूद अगर इस समय आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा देखिए तो
प्रो वीसी तो एक ही पोस्ट है, तो आई कांट से कि बहुत सारे पुरुषों के साथ कॉम्पिटिशन है। देयर इज वन वाइस चांसलर, देयर इज वन प्रो वाइस चांसलर, लेकिन जो डीन्स आते हैं, वी हैव 7 डीन्स जो कि महिलाएं हैं। उसके नीचे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 14। हेड तो हमारे जो है वो और डीन्स कुछ सीनियरिटी की वजह से भी बनते हैं, लेकिन दैट ऑल्सो इज शोइंग देख कैलिबर, क्योंकि जहाँ महिला हेड है वहाँ पर डिसिप्लिन आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट देयर ओन टाइमिंग, और जब वो आ जाएंगे तो दूसरों को डांटेंगे। तो वी आर सीइंग मोर क्लीनलीनेस, वी आर सीइंग मोर डिसिप्लिन, वी आर ऑल्सो सीइंग कि वो अपने आप को प्रूव करने में लगती है। I'll end at this, and that is what will be your message to take home, कि महिलाओं को थोड़ा ये गिल्टी कॉन्शियस होती है कि घर को भी संभालना है, करियर को भी संभालना है, और दोनों जगह अपने को प्रूव करना है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वी डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग में भी वी ट्राई टू एक्सेल एवरीवेयर। कहीं ना कहीं आपका अपनी हेल्थ सफ़र करती है, क्योंकि आप सब कुछ करना चाहती हैं। आप अभी आ रहा है ना नवरात्र, तो आपके इतने हाथ नहीं है देवी जी के जैसे, तो आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। नवरात्र में वो दिखा सकते हैं कि देवी के इतने हाथ हैं, लेकिन विदाउट शोइंग आपके भी उतने ही हाथ हो जाते हैं। आप घर में एक बेटी भी हैं, एक बहू भी हैं, एक माँ भी हैं, और उसके बाद हो सकता है कोई और रोल भी आपके हों, एक पत्नी का भी रोल होगा ऑब्वियसली, वो आप सारे प्ले करेंगी। फिर आप ऑफिस आएंगे, वहाँ पे आपके सारे रोल्स होंगे, यू वांट टू डू दैट परफेक्ट, एंड यू विल गो बैक टू द हाउस अगेन, यू विल बिकम द सेम रोल ऑफ ऑल ऑफ देम। फिर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें, क्लैश हो सकता है, मे बी यू विल हैव लेस टाइम, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज द मैसेज दैट यू शुड टेक बैक। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं लीडर बन के करिए, कंट्रीब्यूट करिए, अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करिए, ज़रूरी नहीं आप नेता बनिए, लेकिन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स टू गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम सोसाइटी। आपको समाज ने दिया है, आपके परिवार ने दिया है, उसको वापस देने का टाइम आएगा जब आप समाज को अपने आइडिया, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्लेन पे एक अनाउंसमेंट होता है, जब आप एरोप्लेन पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि अपना मास्क पहनकर फिर दूसरे की सहायता करें, या ऑक्सीजन कम हो जाने पे तो पहले अपनी ऑक्सीजन का मास्क लगाइए, फिर दूसरे की सहायता करिए। दैट वुड बी अ मैसेज फॉर यू ऑल टू टेक होम, कि पहले अपने स्वास्थ्य, अपनी हाइजीन, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए, और उसके बाद समाज को सेम मैसेज देते हुए उसको कंट्रीब्यूट करिए। I'll end at that. डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर इतना काफ़ी था आपके, आप लोगों ने इतनी शांति से सुना, और आई डोंट नो कि उससे कुछ ग्रहण किया कि नहीं, बट थैंक यू सो मच। Most respected Professor Manuka Khanna ma'am, प्रवीण और सारी फैकल्टीज और पेरेंट्स और बच्चों, आज हम लोग सब इस एक अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं जनरली ज़्यादा जा नहीं पाता किसी भी स्कूल्स या कॉलेजेस में, मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन जो मैम ने बताया कि जो इसका कॉस्ट था, मुझे लगा कि इसमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मदर के साथ रिलेटेड था। और डॉक्टर मनमीत, जिनको मैं कई बार मिला हूँ लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिकमेंडेशन मिली है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपने बहुत सीनियर नौकरी की है, तो आपके पेरेंट्स को रियली रिस्पेक्ट और बहुत बहुत सल्यूट, आपकी मदर को भी। लेकिन मैं देख रहा था आपने अपनी मदर का कि नाम नहीं लिखा है यहाँ पे कहीं ऊपर, महेंद्र कॉलेज, महेंद्र कॉलेज, बहुत ही अच्छा है ये चीज़, ये अगर हम लोग इसको अपनाते हैं। तो अभी जो वाइस चांसलर मैम ने बताया आपको, जो भी डिस्कस किया, मैं बहुत ध्यान से उसको सुन रहा था, और उसी से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि कैसे हम लोग जो है हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे क्योंकि जिस प्रोफाइल पे अभी मैं एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर, मुझे जो वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों के साथ मिल के काम करना,
वी हैव 110 कॉर्पोरेटर्स, इसको पार्षद्स भी हम बोलते हैं हिंदी में, काउंसलर्स भी कहते हैं। तो उसी कंटेस्ट से जोड़ के मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा, और मैम ने बहुत ही अच्छे से जो पॉइंट्स बताए हैं उसी को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँ। जैसे मैम ने कहा कि हमारी ड्यूटी वोटर्स हमें पहले बनना है, वोटिंग करनी है। तो मैम ने बताया कि हमें आगे भी पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैम बहुत ही जैसे आप देखिए, यूनिवर्सिटी का सबसे जो टफ फंक्शन है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बांग्लादेश की मैं एग्जांपल दूँ, अभी यूथ ने पूरी सरकार बदल दी, जिसमें गलती की मतलब यूथ के साथ वहाँ पे क्या हुआ कि फायरिंग तक हुई यूथ के ऊपर। और ये इतिहास में देखा गया है कि जहाँ जिस सरकार ने यूथ को हैंडल सही नहीं किया और वहाँ पे वो सरकार चली जाती। अब तो हिस्ट्री पढ़ते हैं सब लोग। अब मैम जो पूरा एक लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो एजुकेशन जो आपका जो काम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको जो कर रहे हैं, जब जो चीज़ें उन्होंने बताई वो इतनी प्रैक्टिकल है, उसी को मैं आगे लेके जाता हूँ। आपने वोटर बन गया, वोटिंग की, उसके बाद अगर आप अपने जहाँ भी रह रहे हैं एक सिंपल वार्ड से स्टार्ट करें। अगर आप अवेयर हैं कि आपके जो कॉर्पोरेटर हैं या आपके जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किन किन बजट्स को यूज़ कर रहे हैं, उन बजट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, ये भी एक पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियसनेस अगर सिटीजन में आ जाए और अगर आप में आ जाए, महिलाओं में आ जाए, तो जो आपके क्वेश्चन है आधी चीज़ें ठीक करें। अब आपके अगर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग आपने स्टार्ट कर दी कि भाई ये सफाई कर्मचारी अगर नगर निगम ने यहाँ डिप्लॉय किया, ये हमारा टैक्स पेयर की मनी इसको मिल रही है, तो ये सुबह क्यों नहीं आता? यहाँ पे अगर रोड बननी थी, इसका बजट सैंक्शन कहाँ से होना था, कब हुआ, क्यों नहीं इसको बनाया गया, या एक ही रोड को डबल तो नहीं बना दिया गया, दो से नहीं कर लिया गया, या दो जगह से फंड तो नहीं निकाल लिया गया। तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अगर आप में आएगी, ये भी आपकी सहभागिता है, पॉलिटिकल से सहभागिता, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगा केरल में लोग जो क्वेश्चनिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस लेवल नेक्स्ट लेवल का है, और इसीलिए वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे आपका अर्बन हो, दोनों ही बहुत एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं और पूरे रोल में फंक्शन करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल जो है बहुत बड़ा रोल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मैंने भी यहाँ के इस प्रोफाइल में ये सीखा या समझा इसको। हर चीज में कॉर्पोरेशन का रोल, स्ट्रीट लाइट ले लीजिए, स्क्रीनिंग ले लीजिए, हर चीज में रोल। तो उस रोल में अगर आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, आप उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें, तो ये कंपेल करेगा पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कि वो एफिशिएंटली काम करे, सर्विसेज अच्छी करे, जिससे आपका जो लाइफ का जो लेवल है वो बढ़े, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि लखनऊ का एयर क्वालिटी कितना है, क्यों खराब है, क्योंकि आप सबकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, और क्यों खराब, कैसे ठीक होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कितना पोल्यूशन जो आपकी धरती को हो रहा है, सीवर कितना लखनऊ से निकल रहा है, क्या पूरा ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहां जा रहा है सीवर, क्या बिना ट्रीट किए गोमती में छोड़ा जा रहा है, ये तो सोचा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है और पूछना भी चाहिए। और अगर आप जो एजुकेशन ले रहे हो, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा। ये जो क्रिटिकल क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो ये कंपेल करेगा आपके कॉर्पोरेटर्स को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को कि ये सही जवाब दे और सही काम करें। और ये सब चीजें हम सबकी हेल्थ को, हमारी लाइफ क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है। पानी जो आपको मिल रहा है ये कहां से आ रहा है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी अगर हम लोग पूछेंगे तो बहुत अच्छे से हम करेंगे। एक और मैम ने कहा कि जैसे बीच में हम महिलाओं को मल्टीपल रूल्स करने पड़ते हैं, मेरे परिवार में भी सब लोग जॉब पे हैं, तो उसमें सबसे क्रिटिकल चीज जो है वो हेल्थ है। अगर हमने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो हम समझ लीजिए कि हमने पढ़ाई में जो बेसिक लर्निंग करनी थी वो मिस कर। हमारी बेसिक लर्निंग में सबसे पहला तो अपनी हेल्थ के बारे में जानना, उसको कैसे फिट रखना है, मेंटेन रखना है, ये बेसिक लर्निंग हमें फर्स्ट से 12th के बीच में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने जीवन की सृजना करनी है। और मुझे लगता है कि जितना इंपॉर्टेंस आपकी हेल्थ का किसी का नहीं, क्योंकि पंजाब में मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन पूछा गया
एक ओलंपियन थे, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पंजाब में आप प्लेयर ओलंपिक प्लेयर आने क्यों बंद होते? उसका आंसर ही बड़ा मतलब उसका आंसर देख के मैं शॉक रह गया। उसने आंसर दिया कि पंजाब में जो मतलब नथिंग ऑफेंस टू एनीवन, कि पंजाब में जो अभी जो माएँ हैं माताएं हैं वो उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से पहले होती। ये उसका आंसर, और मुझे उसके आंसर में लॉजिक है। अभी हरियाणा क्यों प्रोड्यूस कर रहा है ओलंपिक प्लेयर्स? तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे फिट रखें, और ये पहली से 12वीं या ग्रेजुएशन तक ये सीख लेना चाहिए। और कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो इन चीज़ों पे आप जरूर क्वेश्चंस को मैं छोड़ूंगा आप पे कि आप इनको जरूर देखिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नवयुग कन्या महाविद्यालय में जैसे एनसीसी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि एनसीसी आपको लाइफ के लिए ट्रेन करेगा। आर्मी एयरफोर्स तो एक पार्ट है नेवी, लेकिन लाइफ स्किल्स में जरूर मिलेगा। आपको जो एक्सपोजर मिलेगा उससे वो आपको पूरी लाइफ एंड तक आपको हेल्प करेगा, कोई भी आप फील्ड चूज करें। इसी तरह एनएसएस है, इवन भारत स्काउट्स भी, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि वहाँ स्कूल की मैनेजमेंट कमेटीज में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ये बहुत अच्छी चीज है। ये हेल्प करता है आगे जाके जब हम लोग कोई भी कंपनी में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे या इंटरव्यूज में जाएंगे, ये चीज आपको जो है आगे वहाँ पे दोबारा आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी और आपकी प्रोफाइल को भी मजबूत करेगी। तो जितना आप सोसाइटी से जुड़ के काम करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे, जितना आप स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी हम इसको वर्ड यूज करते हैं, मुझे लगता है एक्स्ट्रा हटा देना चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए, बिकॉज ये एक्स्ट्रा दे के ही गलत कर। इसमें डाउट ये आ जाता है हम सबको कि ये तो एक्स्ट्रा है, लूं कि ना लूं, जबकि ये पहले करना चाहिए, ये कंपल्सरी करना चाहिए। स्पोर्ट्स भी कंपल्सरी करना चाहिए। आते ही 1 घंटा या जाने के वक्त 1 घंटा पूरा जिसमें पूरा पसीना आ जाए, वो गेम स्कूल में कॉलेजेस में होनी चाहिए, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। क्योंकि स्पोर्ट्स से जो करेक्टर बनता है वो करेक्टर आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा। आप चीज सक्सेस तो अचीव कर लेंगे और सक्सेस को बचा पाएंगे करेक्टर से। बस फिलॉसफी का है तो मैं फिलॉसफी को बोल सकता हूँ, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा फिलोसफिकल चीजें बता रहा हूँ। दैट्स माई, मेरा अनुभव है, क्योंकि लाइफ का एक अनुभव भी है। दैट्स माई एक्सपीरियंस लर्निंग। तो ये आपको बेसिक चीजों पे अगर बच्चों काम करोगे तो बहुत ब्राइट है। और 2-3 चीजें और बोल के मैं क्लोज करूंगा। एक नॉइस को खत्म करिए अपने लाइफ से। नॉइस क्या है कि आर्ट्स अच्छा नहीं है, आर्ट्स मिले कुछ नहीं होगा, फिलॉसफी लेने कुछ नहीं होगा, साइंस क्यों नहीं किया, स्पोर्ट्स में चले गए अब कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब नॉइस है। या एक नॉइस है कि भाई हम लोग जब एक फाइनेंशियल हमारी स्ट्रांग नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ सकते, ये नहीं बन सकते, अगेन नॉइस। इन सबसे दूर उठिए। बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे आपको, सोसाइटी क्वेश्चन करेंगे, अरे पढ़ते ही जाओगे, नौकरी कब करोगे, कंपेयर किया जाएगा आपको। और आप उस नॉइस को अगर सुनने लग गए, अपने लक्ष्य से बढ़ जाओ, तो वो सुनना नहीं, आपने देखना जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करना है। लॉजिक तर्क से बात करिए, अगर लॉजिकल चीज है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये नॉइस से जब आप ऊपर उठ जाएंगे, और बहुत ज्यादा नॉइस है हमारी सोसाइटी में, मतलब एक्सट्रीम लेवल की नॉइस है। इतने कमेंट आते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके कलर से लेके हर चीज में कमेंट करते हैं। इससे बचना। इसी में एक पार्ट आ जाता है नॉइस में, जो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं, यार उसकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही है, वो गोवा घूमने गया, वो बनाया इसलिए गया था फेसबुक। मार्क जगरबर्ग ने बनाया ये था क्योंकि वो कंप्यूटर का स्टूडेंट था, साइकोलॉजी जानता था कि लोगों को बड़ा पसंद आता है अपने आप को दिखाना, प्रेजेंट करना, तो उसने बना दिया फेसबुक। तो फेसबुक पे भी जो नॉइस चल रही है या इस सारे मीडिया पे चल रही है, इससे भी आपको बचना है कि भाई वो बड़ा किस्मत वाला है यार, आज हवाई जहाज में घूम रहा। एक्चुअल कुछ हो, आपका फोकस इस समय, क्योंकि ये क्रिटिकल है, जैसे मैडम ने कहा कि 28 साल तक मोस्ट एनर्जेटिक पीरियड, इसमें जिस चीज में भी फोकस कर लेंगे आप बहुत आगे चलेंगे। तो मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय का, प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मौका दिया आपसे बात करने के लिए।
और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि मुझे जब पहली स्कॉलरशिप मिली थी 10th क्लास में, ऐसे ही 100 रुपये दिया गया था बुला के। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी चीज़ है, और पहले मैं कम पढ़ता था, और देन आई चेंज माई ईयर। फिर 12वीं में भी स्कॉलरशिप मिली, मैंने BSc की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पंजाब यूनिवर्सिटी से, टोटल फ्री, सारी स्कॉलरशिप मिली। इसी चक्कर में मेरे 100% से मेरी लाइफ चेंज है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन स्कॉलरशिप, तो पढ़ाई का खर्चा ही नहीं होगा। एक अनक भी थी अंदर से कि यार पेरेंट्स से नहीं देना। तो ये चीज़ें जो है, ये मैम जो आप प्रयास कर रहे हैं या स्कूल प्रयास कर रहा है, तो इट्स रियली ग्रेट हेल्प, और ये होना चाहिए। स्कॉलरशिप के तो और आयाम भी होने चाहिए। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप लेके पढ़ाया। इसमें भी एक अलग क्लास होनी चाहिए कॉलेज में, इसमें होती भी होगी, मुझे पता है, बट इट इज़ अ ग्रेट थिंग। वेबसाइट्स बनी हुई है, बहुत सारी ऑपरेशन है जो अच्छे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ से लेके MIT तक करते हैं। सेम चीज स्पोर्ट्स में भी, अगर आप बेंगलुरु में जाएंगे, वहाँ पे ओलंपिक्स के लिए बच्चों के लिए पूरी स्कॉलरशिप दी जाती है। बस आप में दम होना चाहिए, और आपका जो रिजॉल्व बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस करना है, कम बट में भी, देन थिंग्स विल कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं प्रधानाचार्य को बुलाना चाहूँगी कि वो मंच में आए और 2 शब्द कहें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं महेंद्र कौर सोढ़ी जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने इतनी योग्य बेटी को जन्म दिया कि आज वो बेटी उनका जन्मदिवस मना रही है और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा कर ले जा रही है। कि उनके सम्मान में उन्होंने उनसे जो हो सकता है कि वो अगर अपने कॉलेज में जॉब करती हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक इनोवेटिव ये निकाला कि वो यहाँ की कुछ छात्राएं जो 75% के अबव मार्क्स लाएंगी उनको सम्मानित करेंगी, और वो कैश प्राइज देती हैं, जैसा अभी इंद्रजीत जी ने कहा, तो वो बहुत मोटिवेटिंग होता है। साथ ही मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैं हमारे आज के जो 2 मुख्य गणमान्य अतिथि हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हम संबद्ध हैं, और हमारी प्रतिकुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना जी, हम लोग उनके नाम से बहुत ही पूर्व परिचित हैं, स्टूडेंट लाइफ से परिचित हैं, क्योंकि हमारा एलुमनाई हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो आपको भी मैम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नवयुक्त कन्या महाविद्यालय परिवार में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। और हमारी छात्राओं का खास तौर पे, क्योंकि ये महिलाएं हैं तो इनको कैसे समाज में आगे बढ़ना है, आप विमेन स्टडीज़ के कोर्स को बहुत लंबे समय तक हेड कर चुकी हैं, तो आपको पता है, और आपने अपने व्याख्यान से इन लोगों को उत्साहवर्धन किया, इनका मार्गदर्शन किया एक तरीके से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इंद्रजीत सिंह जी, जो कि लखनऊ को स्वच्छ रखने में जो है उनकी एक प्रमुख लीडर के तौर पर उनकी भूमिका है। जब वोटर अवेयरनेस यहाँ पर कैंप चल रहा था तो उस समय भी ये हो रहा था कि शायद आप एक प्रोग्राम होगा, आप आएंगे, पर उस समय डीएम सर आए थे, तो ये एक संयोग अब बन पाया कि आप आए। और मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि मुझे लगता था कि कोई अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर है तो कोई बुजुर्ग से या मतलब कुछ 50s के अबव कोई व्यक्ति होगा, पर आप यंग डायनेमिक देखिए, मतलब रूबरू हुए हम तो फोटो में वैसे नहीं समझ में आता, ऐसे सामने से, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका भी कॉलेज में बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपने देखिए एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो कितना स्पष्ट होता है अपनी बातों में, क्योंकि उनको दिन भर डिसीजंस लेने रहते हैं, तो वो आपने उनके उस 10 मिनट के व्याख्यान में वो चीज़ देख ली होगी। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग की आदत होती है उस चीज़ को समझाते रहने, लगता है कि सामने वाला बच्चा शायद समझ नहीं पा रहा है तो हम उसको 4 एंगल से वही चीज़ें समझाते हैं, पर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको क्विक डिसीजंस लेने की आदत होती है, तो वो पॉइंट वाइज क्विक बताता है। पर उनकी लाइफ में
किस प्रकार से एक 100 रुपए के वजीफे ने, जिसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप ने, उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। मैं ये शुभकामना भी देती हूँ और ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिन छात्राओं को आज जो पुरस्कृत होंगी, ये जो भी मैम ने निर्धारित की होगी राशि, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी और आप इससे अपने मोबाइल का रिचार्ज ना कराएं, अपने लिए कोई यूनिफॉर्म ना खरीदें, आप इसके लिए कोई, अभी पुस्तक मेला लगने वाला है 27 से, तो आप अच्छी पुस्तकें खरीदें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अब जो टॉपिक है कि राजनीति में महिलाओं एवं युवाओं की भूमिका, तो आप महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, दोनों ही चीज़ हैं। वैसे तो दोनों अलग हुआ कि हम युवा में दोनों जेंट्स मतलब पुरुष भी आ जाएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को मिलाकर चलते, शायद इस टॉपिक को रखने के पहले मतलब ये मंशा भी रही होगी। अब जब राजनीति को हम बहुत हे दृष्टि से, अभी कोई हमारा बच्चा हो और वो कहे कि मैं तो पॉलिटिक्स में जाऊंगा, तो क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा पॉलिटिक्स में जाए? कोई कहता नहीं। वो उनकी जीवन की दिशा, वो उसका इंटरेस्ट, वो उसको वहाँ पर ले जाता है और बहुत संघर्ष भी है राजनीति में। जब वो राजनेता बन जाते हैं, ऐसा नहीं बहुतों में कुछ बुराइयाँ भी होंगी, पर आप उनके संघर्ष को भी अगर आप देखें, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि उनको पेंशन मिलती है। हाँ, एक पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। अगर वो 2-3 पोस्ट उस पर रहे होते हैं, वो 2-3 पेंशन बनती, उसको नहीं, वो नहीं जस्टिफाइड है। पर जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन राजनीति में लगा देता है, कभी कभी उसको 55-60 की उम्र में सफलता हासिल होती है कि उसको कोई पद प्राप्त होता है, मंत्री बनता है कुछ, तो उसके लिए उसको वो इतना डिजर्व करता है कि उसकी आगे की लाइफ तो थोड़ा सिक्योर रहे। पर राजनेता में हम अगर गलत एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे तो हमें लगेगा कि राजनीति बहुत गंदी है, पर अगर हम राजनीति में बहुत अच्छे लोगों को भी लेके चलें, सबके अपने अपने अलग अलग आदर्श हो सकते हैं, पर अगर आप एक सिंपल मैन भी अच्छा राजनेता हो सकता है, तो आप लाल बहादुर शास्त्री जी को अगर देखिए तो बहुत ही, अगर आप उनका डील डॉल देखें तो वो भी बहुत सिंपल से व्यक्ति थे, पर उनके जो डिसीजंस थे वो कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के होते थे। आज के संदर्भ में भी अगर आप, जैसे कि मनुका मैम ने कहा कि प्लेटो ये कहता था कि जो है एक ऐसा राजनेता, एक आदर्श राजनेता या फिलॉसफर राजनेता हो सकता है जिसका अपना परिवार ना हो और एक चीज़ और संपत्ति ना हो। तो जो है अगर हम देखें तो हमारा जो इस समय भारत के जो हेड कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनको देखिए आप, तो एक तरीके से वो एक सन्यासी तरह या उस तरीके से आप देश के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हालांकि भारत में क्या है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हमारे पास हर चीज़ में चॉइस है। जैसे जब चॉइसेस नहीं होती थी, हम लोग अपने बचपन से देखें तो हम 2-4 कपड़ों में भी काम चला लेते थे। आप हमारे पास चॉइसेस हैं, तो 100 कपड़े में भी ये नहीं समझ में आता कि क्या आज पहने ना। तो ये मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है, वो चेंज चाहता है। तो शायद वो रुझान आपके जो जनादेश आया है उसमें वो चीज़ दिख रही होगी। पर अगर आप देखें तो एक समर्पित नेता की तरह आज के समय में अगर हम देखें तो आदर्श है। बाकी कुछ कमियां तो होंगी ही, कोई भी मनुष्य पूर्ण पक्ष हो ही नहीं सकता कि वो 100% ठीक हो, पर वो देश को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। और उसी तरीके का राजनेता अगर आप या कोई और आपका आदर्श हो तो उस तरीके के राजनेता आप बन सकते हैं। पर पॉलिटिक्स को कभी भी आप हे दृष्टि से ना देखें। आप अगर कुछ समाज में चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज तभी आप ला पाएंगे जब आप लीडरशिप रोल में होंगे। यहाँ पे क्योंकि राजनीति की बात थी इसलिए मैं नहीं बहुत तो करूँ, पर जैसा मनुका मैम ने कहा कि लीडर एक इंस्टीट्यूशन का भी लीडर हो सकता है, एक डिपार्टमेंट का भी लीडर हो सकता है। आपके किसी जैसे यूनिवर्सिटी अगर हम माने तो यूनिवर्सिटी बीसी जो है वो लीडर होते हैं, प्रो वीसी है मैम तो मैम लीडर हैं, तो डीन है वो लीडर है। तो हेडिंग पीपल जो है और उनकी संवेदना के साथ जुड़ते हुए उनके हित के लिए भी कार्य करना और अपनी पद की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना, इस तरीके से कार्य करते हुए और सबके हित के लिए सोचना, इस तरीके का कार्य एक राजनेता को करना चाहिए। और अगर आप
प्रश्न चिन्ह उठाते हैं किसी पर, तो आप आगे आइए, आप राजनेता बनिए और उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करिए। जैसा कि कमिश्नर सर ने कहा कि जैसे इस समय डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि छिड़काव उतना हो रहा है? नहीं हो रहा, फॉगिंग नहीं हो रही उतनी, हर सोसाइटीज़ में नहीं हो रही। तो ये प्रश्न चिन्ह उन्होंने कहा कि आप उठाइए, कहीं कूड़ा दिखता भी, जैसे हमारे नवयुग के सामने अगर आप इधर से आए उधर जाए तो कूड़ा घर है। क्या एक यहाँ 3 लगातार शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों के पास क्या कूड़ा घर होना चाहिए? नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जब आप प्रश्न उठाना सीखते हैं, आप पार्लियामेंट में भी जाओगे जब, तो ये आप सर ने आपसे कहा प्रश्न उठाना सीखिए, तो समाज में अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने नेताओं से आप प्रश्न करेंगे। आप कॉलेज में भी कुछ आपको गलत लगता है तो आप प्रश्न करते हैं, भले आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में अपनी पर्ची डाल देते हैं, कभी नाम से कभी बिना नाम के। तो ये आपको कम से कम अपनी इन्वायरमेंट के प्रति ये तो दिखाता है कि आप जागरूक हैं, आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। जब आप इंटरव्यू देते हैं, पीसीएस का इंटरव्यू मैंने दिया है, तो इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप में ये वो सुबह से पूछते हैं, आप जब उठ के आए तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो वो ये देखना चाहते हैं कि समाज में आपका परसेप्शन क्या है, कि बस आप हो समाज में कि आप इर्द गिर्द के चीज़ों के प्रति जागरूक भी हो। तो क्योंकि बहुत समय हो गया है, सर भी बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं, आज मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना है, मैम को भी यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो मैं कभी और मौका मिलेगा तो इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आज मनमीत मैडम को अपनी माता जी की याद में जो सम्मान देना है, क्योंकि जो अभिभावक आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ साथ आप भी बच्चे को सही दिशा देंगे, तभी बच्चे की एक पर्सनालिटी डेवलप होगी, व्यक्तित्व विकास उसका होगा। तो जो सम्मान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। धन्यवाद। विषय में 75% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इसके लिए मैं पुनः प्रोफेसर मनुका खन्ना मैम को, सरदार इंद्रजीत सिंह सर को, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम को व मनमीत कौर मैम को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक के साथ स्टेज पर आएगा। नाइन्टी 90% अंक प्राप्त किए हैं। इधर देखो बेटा। काजल गौतम 84% मार्क्स स्कोर किए हैं उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में। आप अपनी माता श्री गीता जी के साथ यहाँ पे स्टेज पे आए। जी ओके। अंशी गुप्ता जिन्होंने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं फोर्थ सेमेस्टर में। आप अपनी माता श्री श्रीमती प्रतिभा गुप्ता के साथ स्टेज पर आए। यस टुडे अंशिका मिश्रा जिन्होंने 77% मार्क्स स्कोर किए हैं सिक्स सेमेस्टर में। अपनी माता श्री श्रीमती मीरा मिश्रा के साथ स्टेज पर आए। खुशी सिंह 77 मार्क्स स्कोर किए इन्होंने सिक्स सेमेस्टर में। आप अपनी माता श्रीमती सुंदरी सिंह के साथ स्टेज पर आए। आस्था लोधी 100% मार्क्स स्कोर किए इन्होंने।
4th सेमेस्टर में। पिताश्री श्री महंत कुमार के साथ स्टेज पर है। अमित इधर देखिए इधर। यस आस्था वर्मा, इन्होंने सेमेस्टर 6 में 75% मार्क्स स्कोर किए हैं। हाँ इधर देखिए। यस हाँ डे। जागृति पांडे 83 मार्क्स स्कोर किए इन्होंने 6 सेमेस्टर में। हाँ इधर देखिए इधर। ओके सभी ग्रुप फोटो के लिए आ जाते हैं। हाँ जी। यस टुडे बात नहीं थी तो एक बार पहले सबसे पहले होंगी जो बच्चे आज जिनको पुरस्कृत किया गया, और अगली बार आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ। मैं हर बार ये अनाउंस करती हूँ, बल्कि प्रिंसिपल मैम ने पिछली बार कहा भी था कि मैम तो खुश हैं कि आप सारे आ जाएं, तो लेकिन क्योंकि जैसे जैसे कॉलेज में अगर संख्या कम है तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स की भी संख्या है। जितने भी बच्चे 75% से और मार्क्स किसी भी पेपर में लाएंगे फिलॉसफी में, उन सभी को यहाँ पर हर बार सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, और जिन्होंने आज अर्जित किए वो और अच्छा काम करते रहे, यहाँ से बाहर निकलें तो आप जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा अपने आप को साबित करें। और एक बार फिर से प्रोफेसर मनुका खन्ना मैम, आप दोनों ने, और इनफैक्ट प्रिंसिपल मैम ने भी, आप लोगों ने इतनी अच्छे विषय पर अपनी बातें कही, और आप सबको ये लगा होगा कि टू दी पॉइंट बात हो रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हाँ हम कोई किताबी बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बातें हो रही थी जो हमारे आसपास कहीं घटित हो रही होती हैं। तो हमको उसके प्रति जागृत रहना चाहिए, उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। उसके लिए हम जब तक काम नहीं करेंगे, प्रशासनिक स्तर पर चीज़ें बन सकती हैं, नियम बन सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम सबको निभाना होगा। तो सबसे पहले प्रोफेसर मनुका खन्ना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से धन्यवाद कीजिएगा। इंद्रजीत सर, बहुत ही सरल, आप सारे ही व्यक्ति इतने सरल हैं और इतनी सरलता से, बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी भी लगातार उनको फोन आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रिंसिपल मैम ने भी अपनी व्यस्तता में से प्रायोरिटी को चेंज किया और यहाँ पर वो अभी तक उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे प्रवक्ता साथी, आप सब जब होते हैं तो किसी भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है, और ये सारी हमारी छात्राएं, आप सभी ने ये जरूर महसूस किया होगा कि ऐसा नहीं होता कि कभी भी सब कार्यक्रम अटेंड करो या कहीं कोई व्याख्यान दे रहा है तो उससे आपके समय की बर्बादी है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप कुछ अच्छा हासिल करके गए होगे। अगर हासिल किया है तो तालियां बजा दो। और मीडिया से आए हुए बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, तो कृपया सूक्ष्म जलपान करने के बाद ही घर को जाएं। और इसी के साथ आप सभी की अनुमति से आज के कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।